हेलो हेलो, वेलकम टू अनमोलिंग एकेडमी। ठीक है, यूपी पुलिस 2024 की भर्ती का नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से आ रखा है। सभी लोग ने, जो भी गंभीर कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। रीजनिंग उसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रीजनिंग आता है और चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। ये लेक्चर 7 है, यानी 7वां लेक्चर है, 7वीं रीजनिंग की क्लास है। जो 7वां रीजनिंग की क्लास होगी, असमान को चिन्हित करना। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है। मैं आपको शुरुआत करने से पहले एक बार शेड्यूल दिखा देता हूँ कि किस शेड्यूल में हम लोग लेक्चर लेके चल रहे हैं। ठीक है, किस शेड्यूल में लेक्चर लेके चल रहे हैं। लेक्चर 1 हमारा था शब्द रचना वाला। लेक्चर 2 है संबंध व आंशिकी समरूपता परीक्षण। लेक्चर 3 था हमारा श्रृंखला परीक्षण। लेक्चर 4 था हमारा संकेत संबंध परीक्षण और दिशा ज्ञान था 5वां। 6वां मैंने रक्त संबंध का लेक्चर ले चुका हूं। 7वां आज जो हम लोग चालू कर रहे हैं, क्या, असमान को चिन्हित करना। आप रीजनिंग का सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, यूपी जो पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है उसमें इसी सीरीज में आपको रीजनिंग का चैप्टर दिया हुआ है कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टॉपिक यही है। भटकना नहीं है हमको अपने दिशा से। जिस सीरीज में क्वेश्चन सिलेबस दिया गया उसी सीरीज में आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, YouTube पे बहुत ढेर सारे लोग जो है तैयारी करा रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज और सीरीज और चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी जो है आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो सीरीज वाइज दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको लेक्चर 1 से लेकर 7 तक का पूरा लिंक आपको और पूरा मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द दिए होते हैं, जैसे हर्ड, फ्लॉक, शॉल, प्राइड, लॉइन। ठीक है, अब जैसे लेक्चर के चैप्टर के नाम से ही आप समझ सकते हैं, असमान। असमान यानी कि बाकी सारे सेम है और एक आदमी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 5 की अगर मान लीजिए कोई स्कूल में क्लास चल रही है, तो अमूमन जो है एक 10 साल के आसपास के बच्चे वहां पे बैठे हुए आपको दिखेंगे। वहीं पे अगर आपको कोई 40 साल का बच्चा बैठा हुआ दिख गया तो आप कहेंगे ये असमान है। या भेड़ों का समूह है, भेड़ के समूह में मान लीजिए कोई एक भालू घुस आया, तो यानी कि कौन सा असमानता हो गई, वो भालू असमान हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, कई शब्द दे दिए होते हैं और उसमें से ये चुनना होता है कि असमान कौन सा है, कौन सा जो है उसमें फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या होता है, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का के साथ प्रॉब्लम होती है कि वर्ड जो दिया होता है अक्सर वो अंग्रेजी में दिया होता है, और अगर उसकी आपको हिंदी पता होगी तो आप आसानी से उसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप लिख लीजिए। उसकी मैं हिंदी भी बताता चलूंगा, उसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको फायदा होता रहे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या वर्ड दिया हुआ है। हर्ड, हर्ड मतलब भेड़ों का समूह। शॉल, शॉल मतलब मछली का समूह, समूह। प्राइड, प्राइड मतलब वैसे तो गर्व होता है, लेकिन प्राइड की एक और होती है जिसका मतलब है शेरों का समूह। शेरों का समूह। और लॉयन मतलब क्या होता है, शेर। ठीक है, तो वर्ड की मीनिंग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसमें आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ड मतलब क्या हो गया, भेड़ों का समूह, यानी कि एक समूह की बात हो रही है। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है, फ्लॉक मतलब होता है पंछियों का समूह। फ्लॉक मतलब पंछी का समूह। फ्लॉक मतलब क्या होता है, पंछियों का समूह। शॉल मतलब मछलियों का समूह। प्राइड मतलब शेरों का समूह। और जो आखिरी वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, लॉयन। लॉयन मतलब एक शेर, यानी इकलौता शेर। यानी कि बाकी सारे वर्ड जो हैं वो एक समूह को दर्शाते हैं, लेकिन जो आखिरी वर्ड है वो एक सिंगल जानवर को दर्शाता है, यानी कि वही एक शब्द है जो समूह में फिट नहीं बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि
लॉयन, बी यानी कि लॉयन। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सिस्टम ये वाला जो होता है ये आसान होता है, ठीक है, बशर्ते आपको या तो आता है या तो नहीं आता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, आपको अंग्रेजी और हिंदी मीडियम का ही सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने पेश आने वाला है। देखिए लिली क्या होता है, लिली एक तरीके का फूल है, सनफ्लावर एक तरीके का फूल है, लोटस एक तरीके का फूल है, लेकिन वाटरमेलन एक तरीके का फल। वाटरमेलन जो लाल तरबूजा जिसको हम कहते हैं, अंदर से काटिएगा तो उसको लाल निकलता है और बालुई जगह में वो प्रोड्यूस होता है। और वाटरमेलन के खाते से दुनिया के हर देश में ऑलमोस्ट वाटरमेलन आपको मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में आप जाइएगा तो आपको वाटरमेलन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वाटरमेलन यहाँ पे ऑड हो जाएगा, बाकी सारे तीन जो है फूल है और एक फल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाटरमेलन। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि लिली जो है एक तरीके का फूल है, सनफ्लावर जो है एक तरीके का फूल है और लोटस भी एक तरीके का फूल ही दर्शाता है। अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं। अगले वर्ड में भी देखिए इस तरीके के कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आपको अंग्रेजी मीडियम के हैं तो उसका हिंदी आना अति अनिवार्य अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखते हैं रिग्रेट मतलब क्या होता है। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। वरी मतलब क्या होता है, चिंता। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ। और एपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना। ठीक है, हिंदी हमको जाना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो आप देखिए जो इसमें रिग्रेट मतलब पछताना, पछताना, चिंता जाहिर करना या क्षमा मांगना, ये तीनों जो वर्ड हैं ए बी और सी, ये तीनों क्या है, निगेटिव वर्ड है। यानी कि आपकी कोई गलती को दर्शा रहे हैं, किसी गलती को आपकी दर्शा रहे हैं कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप पछतावा कर रहे हैं, उस पर चिंता कर रहे हैं और या उससे अपोलोजाइज कर रहे हैं यानी कि क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन प्रेज जो है, प्रेज यानी तारीफ करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, गलती से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कोई अच्छे काम से, सकारात्मक वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रेज किया जाएगा। यानी कि जो सी है वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डी जो है एक तरीके के वर्ड हैं, समरूप वर्ड हैं, एक सिमिलर कैटेगरी के वर्ड हैं। फिर से देख लीजिए, रिग्रेट मतलब क्या होता है, जब आप कोई गलती कर देते हैं तो उसके ऊपर पछतावा करते हैं तो कहते हैं कि आप उसके ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं। वरी मतलब अगर आपको कोई चिंता है, कोई गलती कर दिया है तो उसकी आपको चिंता सताती रहती है। अपोलोजाइज यानी कि क्षमा याचना करना, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आप उसके लिए क्षमा मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। प्रेज इससे कहीं भी कोई तरीके से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले वर्ड पे हम चलते हैं। देखिए दो तरीके से इसका सॉल्यूशन को मैंने देखा, ठीक है, दो तरीके से इसको अलग किया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। और दो अलग अलग तरीके से इसके आंसर आएंगे। मैं दोनों तरीके आपके सामने खोल के रख दे रहा हूं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते, किस तरीके से समझते हैं। देखिए जैसे मैं थोड़ी देर जब आपको शब्द रचना पढ़ा रहा था तो दो तरीके के वर्ड्स मैंने बताए थे, एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है, स्वर, एक हो गया व्यंजन। व्यंजन स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू जितने भी हैं वर्ड है, 5 वर्ड जो होते हैं वो आपके स्वर हुए। और बाकी बचे हुए ए से जेड तक में जितने बचे हुए अक्षर हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू को निकाल लीजिए, यानी कि 21 बचे हुए जो अक्षर हैं, 21 बचे हुए जो अक्षर हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। और जो बाकी 5 हैं वो क्या हैं, वो
वॉवेल की श्रेणी में आते हैं। क्षमा कीजिएगा, वो वॉवेल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सवाल, एक इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सारे कॉन्सोनेंट हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन जो यू है वो क्या है, वॉवेल है, और बाकी जितने हैं एफ एच पी और एन, बाकी क्या है, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू। यू जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवेल है और ये बाकी जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट है। देखिए ये भी एक तरीके से, अगला सवाल पे चलते हैं। इसको भी क्या है ना, जैसे चलिए मैं चाह रहा था कि अवॉइड कर दूं, लेकिन मैं चलिए खोल के रख देता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने भी रख दूंगा। ठीक है, देखिए अब जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अगर हमने कॉन्सेप्ट लगाया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो हमारा आंसर क्या आया, यू। ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू, यू अलग हो गया और बाकी सारे शब्द अलग हो गए। बाकी क्या है, एच एफ पी और एन। इसको बुक में क्या किस तरीके से किया हुआ है, बुक में इसको एक और तरीके से किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था, एच एफ यू और क्या था, पी और एन। मिला लेते हैं एक बार, क्या क्या वर्ड दिया हुआ था, एच एफ यू पी एन, एच एफ यू पी एन। अब देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो यू अलग जा रहा है, लेकिन जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जो आपका एच है वो कौन से नंबर पे है, 8 पे है, एफ है वो कौन से नंबर पे है, 6 पे है, यू कौन से नंबर पे है, यू है 21 नंबर पे, पी है, पी वो कौन से नंबर पे है, पी है 16 नंबर पे, और एन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एन कहाँ आएगा, 14 नंबर पे आएगा। तो बुक में एक सॉल्यूशन का एक तरीका इस तरीके से भी, एक सॉल्यूशन का तरीका इस तरीके से भी दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, और एक संख्या जो u है वो विषम संख्या है। सम संख्या वो जिसमें 2 का भाग लग जाए, और विषम संख्या वो जिसमें 2 का भाग ना लगे। तो u जो है वो एक विषम संख्या के ऊपर आता है, इस वजह से इसका आंसर u होगा। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से मैं बुक के आपके सेटिस्फाइड नहीं था, और मुझे लगता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट से ही इसको करना बेहतर रहेगा, उचित रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आप देखिएगा बुक में, क्योंकि आप लोग जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो 1-2 बुक का भी सहारा ले रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके का क्या हो गई बात, तो आपको इस तरीके से कभी कोई कंफ्यूजन ना आए, इस वजह से मैं चाह रहा था कि आपको दोनों ही तरीके से आंसर आपको आपके सामने रख देता हूं। ठीक उसी तरीके से ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो जो ओ है वो देखिए इसमें ये क्या है, ये वॉवेल है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वॉवेल, और बाकी जितने बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो इस वजह से बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं और सिर्फ एक ही स्वर है, एक ही है, वो क्या है, ओ, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओ। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 अलग अलग तरीके के शब्द दे दिए गए हैं। उसको बताया गया है कि इसमें से असंगत शब्द को चुनने की कोशिश करनी है हमको, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द है। असंगत शब्द मतलब अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म मतलब कि आप 1 किलो संतरा लेके आए, उसमें एक सेब निकल गया, तो यानी कि अनलाइक टर्म क्या हो गया, वो सेब हो गया। बाकी 6 संतरे हैं, उसमें एक सेब निकल गया, तो यानी कि वो अनलाइक टर्म हो गया। तो इस अंग्रेजी शब्द क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है हमको और आपको, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के जो है छात्र रहे हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी के बीच का एक बहुत बड़ा फासला हम लोग को तय करना है इस एग्जाम को निकालने में। तो डाइवर्स मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार का, विभिन्न प्रकार का। जैसे कहते हैं ना कि जंगल में अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलते हैं, तो दिस जंगल हैव डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना।
डिफरेंट मतलब विभिन्न, डिफरेंट मतलब विभिन्न, अनलाइक मतलब असमान, असमान, और आइडेंटिकल मतलब समान, समान या समरूपी, या हम शक्ल भी कहते हैं, हम शक्ल कहते हैं। आइडेंटिकल मतलब दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे से समान है, यानी कि अगर आप दो रेनॉल्ड का पेन खरीद के लाइए तो ये कहिएगा दिस पेन इज आइडेंटिकल टू अनदर पेन, ये पेन जो है दूसरे पेन के समान है, एक रूप है। तो बाकी जो तीनों वर्ड हो गए वो असमानता को दिखाते हैं, वो विभिन्नता को दिखाते हैं, और जो आखिरी वाला वर्ड है वो समानता को दिखाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइडेंटिकल। ऊपर के जो सारे वर्ड हैं डाइवर्स, या कौन सा वर्ड आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, या और कौन सा वर्ड आ रहा है, अनलाइक यानी कि असमान। या तो ऊपर के जो तीनों वर्ड हैं वो असमानता या विभिन्नता या विविधता को दिखाते हैं, और जो आखिरी का जो वर्ड है वो समानता, समरूपता, हम शक्ल होना, एक तरीके की चीजों को दिखाता है। तो हमारा आंसर होगा डी, आइडेंटिकल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ सवालों, कुछ शब्दों का समूह दे दिया गया है, ठीक है, उसमें से असमान शब्द को हटाना है, अलग करना है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 में से 4 शब्द एक रूप के हैं, एक समान है, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब समाप्त होना। स्टॉप मतलब क्या होता है? रोकना या थम जाना। टर्मिनेट मतलब कहते हैं ना किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, टर्मिनेट मतलब बर्खास्त करना। बर्खास्त करना, बर्खास्त करना या निकालना। जब किसी को अगर आप उसकी सर्विसेज को ख़त्म कर देते हैं तो उसको कहते हैं आई टर्मिनेटेड द सर्विसेज, मैंने सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, रोक दिया है। फिनिश मतलब भी रोकना होता है या ख़त्म करना होता है, कहते हैं ना फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन जो रिज्यूम है, रिज्यूम क्या होता है? जैसे कि अगर आप कहते हैं ना यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर आपने उसको रोक दिया है तो उसमें लिखा रहता है, गोल गोल यूं बटन बना रहता है ना, नीचे लिखा रहता है रिज्यूम, और जब आप इस बटन को दबाते हैं तो वीडियो फिर से चालू हो जाता है, यानी कि समाप्त नहीं होता। रिज्यूम मतलब क्या होता है? शुरू होना। रिज्यूम मतलब क्या होता है? एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फिर से उसको शुरू कर देना। तो जो रिज्यूम नाम का वर्ड है वो बाकी से अलग है। बाकी सब का मतलब हो रहा है समाप्त कर देना, रिज्यूम का मतलब हो रहा है रुक के फिर से चालू हो जाना। इन वर्डों को आप कॉपी में लिखते जाइएगा, ताकि हो सकता है भविष्य में इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए और आपको फायदा इस वीडियो से मिल जाए। अगले सवाल पर चलते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में एक असंगत शब्द है। कोई एक शब्द है जो असंगत है, आइए देखते हैं। एक वर्ड दिया है कार, एक वर्ड दिया है ब्रेक, एक वर्ड दिया है इंजन, एक वर्ड दिया है एक्सीलेटर। देखिए इसमें से तीन शब्द एक समान है और एक शब्द बिल्कुल अलग है। देखिए जो ब्रेक है वो कार का हिस्सा है, यानी पार्ट है। इंजन भी कार का एक पार्ट है, एक्सीलेटर भी कार का एक पार्ट है। तो ये तीनों चीजें पार्ट हैं कार की, यानी कि कार अलग हो गया, हमारा आंसर क्या हुआ? कार हो गया, और बाकी तीनों जो हैं उस कार का हिस्सा हैं। तो तीन समरूपी शब्द जो हैं वो हिस्से की बात करते हैं, ब्रेक, इंजन और एक्सीलेटर। अब नीचे और क्या जोड़ा जा सकता था? विंड स्क्रीन जोड़ा जा सकता था, रियर व्यू मिरर जोड़ा जा सकता था, सीटें जोड़ा जा सकता था, ठीक है। एक्सीलेटर तो दिया हुआ, ये क्लच जोड़ा जा सकता था। वो सारा एक समरूप एक ग्रुप का हिस्सा है, और जो कार वर्ड है वो एक अलग ग्रुप का हिस्सा हो जाएगा। अगला उसी तरीके से है, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से आपको वो वर्ड चुनना है जो इसका समरूप नहीं है, जो अलग है।
काम मतलब क्या होता है? शांत। काम मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं जब पानी समुद्र में बिल्कुल शांत है तो कहेंगे द सी हैव वेरी काम वाटर। शांत पानी है, द सी हैव वेरी काम वाटर। काम मतलब शांत होना। पीस मतलब क्या होता है? पीस मतलब भी होता है शांति। सेरेन मतलब भी होता है शांति। सेरेन कब कहते हैं? दिस पिक्चर इज लुकिंग वेरी सेरेन। ये पिक्चर जो है, ये फोटो जो है बहुत शांत लग रही है। जैसे मान लीजिए कोई सफेद बगुले की फोटो है तो आप कहिएगा इसको देख के बड़ी ही शांति की अनुभूति हो रही है, शांति का जो है हमको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड हैं, क्वाइट और क्वाइट। एक क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, एक क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो कौन सा क्वाइट का मतलब होता है? शांत। तो ये वाला जो क्वाइट है इसका मतलब होता है शांत, और इसका क्वाइट मतलब होता है, क्वाइट जब ई अंत में आता है तो इसका मतलब होता है बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, प्लीज बी कीप क्वाइट, प्लीज बी कीप क्वाइट, यानी कि कृपया शांत रहें। तो ये वाला जो क्वाइट है, ये वाला जो जब ई अंदर में आता है तो शांत होता है, जब ई बाहर में चला जाता है तो कहते हैं क्वाइट, यानी बिल्कुल, फौरन, फटाफट काम करने को रिफर किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, क्वाइट। ठीक है। देन, डेन में कौन रहता है? डेन एक गुफा है। डेन का मतलब क्या होता है? गुफा। जो घर है किसका? शेर का। कैनल, कैनल किसको कहते हैं? कुत्ता जहां रहता है, कुत्ता जहां रहता है, कुत्ते के घर को, कुत्ते के घर को, कुत्ते का घर, कुत्ते के घर को कैनल कहते हैं। हाइव मतलब ये मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है आई नो इट। ठीक है, तो तीन जो वर्ड हैं, डेन, कैनल और हाइव, ये जानवरों के घर को इशारा कर रहे हैं। और जो सी नाम का वर्ड है, काफ, काफ मतलब क्या होता है? बछड़ा, गाय का बच्चा, गाय का बच्चा यानी बछड़ा। जो सी वर्ड है वो किसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है, और बाकी जो तीन वर्ड हैं वो घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, अलग अलग जानवरों के। एक जो है शेर की तरफ का इशारा कर रहा है, कैनल मतलब कुत्ते का घर होता है, और हाइव मतलब मधुमक्खी का घर होता है। तो जिसमें आंसर आपका हो जाएगा काफ, आंसर आपका हो जाएगा सी, काफ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या वर्ड दिया हुआ है? जे और एल, क्यू और एस, आर, यू, एम, ओ, पी, आर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये मैंने अलग अलग करके लिख लिया, साथ में दिया हुआ है ना, इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक ऐसा समूह है जो अच्छा नहीं दिख रहा है, सही नहीं है, जो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले इनके बीच का रिश्ता समझना पड़ेगा कि जे के बाद एल क्यों लिख दिया, क्यू के बाद एस क्यों लिख दिया, आर के बाद यू क्यों लिख दिया है, या एम के बाद ओ क्यों लिख दिया, और पी के बाद आर क्यों लिख दिया, और इसमें से कोई एक जो है वो गड़बड़ है, वो है क्या। तो आइए इसकी जांच पहचान परीक्षण करना चालू करते हैं। देखो, जे है, जे है 10 और एक छोड़ा तो एल पे पहुंच गए, एक छोड़ा तो एल पे पहुंच गए। जे का 2 जोड़ा तो जे के ऊपर अगर 2 जोड़ देंगे हम तो एल पे पहुंच गए, क्योंकि जे 10 है, जे में 10 में 2 जोड़ा तो एल पे पहुंच गए, वो आ गया 12। क्यू है, क्यू कितना है?
17 है। क्यू पे भी अगर 2 जोड़ देंगे हम या 2 कदम आगे चल जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक कदम यहाँ चले दूसरे कदम पे ऐसा आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम P है, P के ऊपर देखिए, P से भी एक कदम छोड़ के दूसरे कदम पे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यानी ये भी +2 पे है। M है, M से भी 2 कदम चलेंगे N और O तो क्या आ गया, O आ गया। लेकिन R है, R से जब 2 कदम हम चलेंगे, R से जब 2 कदम चलेंगे तो आना चाहिए T, लेकिन इन्होंने दिया है क्या, U दिया हुआ है। अब देखिए आंसर आपके सामने मैंने निकाल के खोल के बिल्कुल रख दिया है। देखिए J से 2 कदम आगे बढ़े तो L आया, Q से 2 कदम आगे बढ़े तो S आया, M से 2 कदम आगे बढ़े तो O आया, P से 2 कदम आगे बढ़े तो R आया। लेकिन R से जब 2 कदम आगे बढ़ते, R से जब 2 कदम आगे बढ़ते तो इनको T देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, U दिया है, यानी कि इन्होंने गड़बड़ दे दिया है। यानी कि जो हमारा आंसर है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो आंसर है R और U, R और U। क्यों, क्योंकि R से जब 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो U आ रहा है, लेकिन अगर R और T दे दिया होता तो ये सही हो जाता, अनुरूप हो जाता, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हो जाता। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 4 शब्द दिए हैं या विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत वर्ड है। एक वर्ड इसमें से असंगत है, कौन सा वर्ड असंगत है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। ट्रक है, ट्रेन है, कार है और शिप है। इसमें से देखो, इसमें से असंगत वर्ड ढूंढ के निकालना है। अब देखो मोटा मोटी, जैसे क्या बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, मोटा मोटी बुद्धि के साथ सोचना कि क्या सही नहीं दिख रहा है। 5 साल के बच्चे के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपका जवाब कभी इसमें गलत नहीं होगा। तो आप कहोगे कि देखो ट्रक तो हम खरीद के ले आएंगे और सड़क पे चला देंगे, ट्रेन तो हम खरीद के ले आएंगे और जमीन पे चला देंगे, कार भी खरीद के ले आएंगे और जमीन पे चला देंगे, लेकिन शिप के लिए क्या है, पानी चाहिए। ये भी धरती पे चल जाएगा, ये भी धरती पे चल जाएगा, ये भी धरती पे चल जाएगा, लेकिन शिप धरती पे नहीं चलेगा। शिप धरती पे चल सकता है, शिप धरती पे कभी नहीं चल सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए शिप। समझ में आ रहा है। अब देखिए, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द है। एक शब्द कोई इसमें से चुनना है जो असंगत है। क्या क्या वर्ड दिया हुआ है, ट्रक दिया हुआ है, बाइक दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है और एक वर्ड दिया है ब्रेक। ठीक है, 4 वर्ड हमारे सामने दिए हुए हैं। देखो ये एक पूरा वाहन है, टोटल या कंप्लीट है, इसके ऊपर बैठ के आप सवारी कर सकते हो। बाइक है, बाइक के ऊपर आप बैठ के ये बाइक भी है क्या, टोटल है, इसके ऊपर आप बैठ के सवारी कर सकते हो। साइकिल क्या होती है, ये भी टोटल है, टोटल यानी संपूर्ण है, यानी कंप्लीट है, एक कंप्लीट यूनिट है। साइकिल पे ही बैठ के आप सवारी कर सकते हो। लेकिन क्या ब्रेक के ऊपर बैठ के आप सवारी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ब्रेक तो कहीं लगाते हैं ना, ब्रेक तो किसी चीज का हिस्सा होगी। ब्रेक क्या खुद में कोई एक एंटिटी है, क्या कोई खुद में एक जो है संपूर्ण वस्तु है। ब्रेक खुद में एक संपूर्ण वस्तु नहीं है, ब्रेक किसी वस्तु में लगाते हैं, यानी साइकिल में का एक अंग है, ना कि खुद में एक संपूर्ण वस्तु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रेक। अगले वर्ड पर चलते हैं। अंग्रेजी शब्द के कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी पता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता। एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्या आपके अंदर इस काम करने की एबिलिटी है, हाँ जी मेरे अंदर इस काम को करने की एबिलिटी है, मेरे अंदर इस काम को करने की क्षमता है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब भी क्षमता होता है। क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इस एग्जाम को निकाल लूँ, हाँ मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं इस एग्जाम को निकाल लूंगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस एग्जाम को निकाल लूंगा। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब भी क्षमता होता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। कैपेसिटी का मतलब क्या मेरी कैपेसिटी है कि मैं 5 किलो की बाल्टी उठा लूँ, हाँ मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता है कि मैं 5 किलो की बाल्टी आसानी से उठा लूंगा। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस मतलब भी क्षमता होता है। कॉम्पिटेंस मतलब भी
क्षमता होता है, कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटेंस का एग्जाम है, आपकी क्षमता का एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं ना, कब आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी क्षमता की बात हो रही है, आपकी क्षमता की परीक्षण हो रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे हो, मैं और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहे हैं, तैयारी क्या कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटेंस को, अपने बुद्धि बल को, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि बाकी सारी वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब है क्षमता। इंपोर्टेंस मतलब क्या होता है, अक्षमता, उल्टा होता है। वैसे तो इंपोर्टेंस मतलब क्या होता है, नपुंसकता होती है, नपुंसक होता है। इंपोर्टेंस मतलब नपुंसक होना, यानी कि आपके अंदर पौरुष नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो इंपोर्टेंस जो है एक अलग वर्ड हो गया, जिसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर पौरुष नहीं है, ठीक है, पुरुषार्थ नहीं है आपके अंदर में। हो सकता है कि कहीं कुछ मतलब आप भावनाओं पे जाना, ठीक है, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकम्प्लिश, देखो फिर से उसी तरीके से कुछ वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड की अंग्रेजी में दिए हुए हैं, हिंदी में आपको बता दूंगा, आपके सामने खुद ब खुद आंसर हंसता खिलखिलाता हुआ आप समझ जाओगे। अकम्प्लिश मतलब क्या होना है, अकम्प्लिश मतलब पाना या प्राप्त करना। अकम्प्लिश मतलब पाना या प्राप्त करना, या कहते हैं ना मुकेश अंबानी इज ए अकम्प्लिश्ड मैन। मुकेश अंबानी बहुत ही उसने बहुत कुछ पाया हुआ है अपने जीवन में। मुकेश अंबानी इज अ अकम्प्लिश्ड मैन, उसने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त किया हुआ है। तो उसी तरीके से अचीव मतलब क्या, मुकेश अंबानी हैज अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग। अचीव मतलब क्या होना है, अचीव मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना या पाने को ही अचीव करना कहेंगे, ठीक है। फुलफिल, फुलफिल मतलब क्या होता है, फुलफिल मतलब भी पाना होता है या पूरा करना, पूरा करना या पूरा करना। फुलफिल मतलब क्या होता है, पाना या पूरा करना। कहते नहीं है यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को आप पूरा कीजिए, यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, आप इस क्राइटेरिया को, इस मानक को पूरा कीजिए, या यू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कीजिए। अटेन, अटेन मतलब क्या होता है, अटेन मतलब भी हासिल करना। हासिल करना, अटेन मतलब क्या है, हासिल करना या प्राप्त करना। जैसे क्या है, द गौतम बुद्धा अटेन्ड इनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट कहाँ मिला, गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट जो है अटेन हुआ, कहाँ हुआ, बोधि ट्री के नीचे। लेकिन कोलैप्स, कोलैप्स मतलब क्या होता है, टूट जाना, निगेटिव वर्ड है, ये एक निगेटिव वर्ड है। कोलैप्स मतलब खत्म होना, टूटना। जैसे कहते हैं ना द ब्रिज कोलैप्स्ड, पुल जो है टूट गया। ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, BRIDG, ब्रिज मतलब पुल। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब टूटना, टूटना। कोलैप्स मतलब क्या होता है, टूटने को कहते हैं। तो बाकी सारी वर्ड्स जो है पॉजिटिव हैं, और कोलैप्स जो है वो एक निगेटिव वर्ड है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप इस चीज़ को कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, उसको मत देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस को आप, कुछ वर्ड्स को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें 4 ही वर्ड दिए गए, एक वर्ड तो दिया भी नहीं, अचीव। अगर आपको अचीव मतलब नहीं भी आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ABCD में अचीव नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा कोला, फुलफिल और अटेन दोनों एक कॉमन वर्ड है, आपको इसका मीनिंग पता ही होगा। अकम्प्लिश का मतलब अगर आपको नहीं पता है तब भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीज़ पाया जाए या हासिल करें। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो आप वहां से देखो, इसका कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर ट्रिक होती तो जरूर मैं आपको बताता। ट्रिक बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, आप सीखिए, आप वर्ड्स को लिखिए, वर्ड्स की मीनिंग को लिखिए, तभी आप इसको याद कर सकते हैं या इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं। और कोई मेरे दोस्त
इसका तरीका बिल्कुल नहीं दिखता है मुझे। तो अगर आपको कोई पता हो कि अगर मेरे कुछ करने से आपका फायदा हो जाए तो आप प्लीज मेरे को बताना, मैं आपके लिए वो काम कर गुजरूंगा। गेहूं, गेहूं क्या है? एक फसल है। गेहूं क्या है? गेहूं एक फसल है। मक्का क्या है? मक्का भी एक फसल है। ठीक है। जूट, जूट क्या है? जूट भी एक फसल है जो बोई जाती है, उसके बाद कुछ समय के बाद इसको काट दिया जाता है। मक्का क्या है? मक्का भी एक फसल है जिसको बोते हैं और कुछ समय के बाद इसको काट देते हैं। गेहूं क्या है? गेहूं भी एक फसल है जिसको बोते हैं, एक समय के बाद काट देते हैं। लेकिन पेड़, पेड़ तो हो सकता है नीम का हो। क्या नीम के पेड़ को बोते काटते रहते हैं? नहीं, नीम के पेड़ को बोते काटते नहीं रहते। इसलिए ये इस कैटेगरी में, ये गेहूं, मक्के और जूट की कैटेगरी में पेड़ नहीं फिट बैठता। पेड़ तो बरगद का पेड़ भी हो सकता है। बरगद के पेड़ का जूट, गेहूं से क्या लेना देना? यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? पेड़। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, चलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा वह समूह है संबंधित नहीं है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें दो तरीके करा जा सकता है। एक तो वही तरीका है कि आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखिए, अगर सबको ऑड आ रहा है और कोई एक इवन आया जा रहा है तो एक तरीका ये भी होता है। आंसर वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो इस तरीके के क्वेश्चन है उसको मैं वोवेल और कॉन्सोनेंट मान के ही अधिकतर मैंने करवाया है और मैं वही मान के करवाऊंगा। ठीक है। हो सकता है कोई और जो है उस प्लेस वैल्यू को मान के तरीके से करवा रहा हूं, मैं तो वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से ही चलूंगा और करवाऊंगा। तो इसमें जो है ए ई आई ओ यू, जो ये आपके वोवेल हैं यानी स्वर हैं, बाकी जो है बचे हुए वो व्यंजन है, बाकी व्यंजन है। तो जो यू है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है? वो व्यंजन है और सिर्फ यू जो है वो स्वर की कैटेगरी में आता है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। असंगत शब्द को अलग करना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? यातायात, यातायात। ट्रांसफर मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या बदलना, बदलाव से संबंधित है। मूव मतलब भी बदलना या चलना। मूव का उल्टा हो जाएगा स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या? रुका हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल। कहते हैं ना ये मेज स्थिर नहीं है, मेज हिल रही है, ये मेज अनस्टेबल है, या आपका दिमाग स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को अस्थिर है अगर, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग को पहले स्थिर करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, तब आप पढ़ पाओगे। तो स्टेबल मतलब रुका हुआ। जैसे मोटिवेशन आप करते हो, मेडिटेशन करते हो आप, ठीक है, साधना करते हो, तो आप उससे क्या होता है? आपका दिमाग स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से फिर से सवाल आ गया है। ये सारे वर्ड अलग हो जाएंगे, ये सारे कॉन्सोनेंट का हिस्सा हैं। ये ओ जो है ये वॉवेल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, वॉवेल। ओ, ओ जो है वॉवेल है। आप देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो ऑड शब्द है वो कौन सा है। देखिए मैनेजर जो है वो कहाँ पे होता है? ऑफिस में होता है। कलीग, कलीग मतलब आपका साथी, जो आपके साथ काम करता है, जो आपके साथ काम करता है किसी ऑफिस में, उसको कहते हैं कलीग। तो कलीग कहाँ होगा? कलीग भी ऑफिस में होगा। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके अंडर में है, जो आपके अंडर में है उसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट भी कहाँ मिलेगा आपको? ऑफिस में मिलेगा। लेकिन दोस्त तो आपको कहीं भी मिल सकता है, दोस्त तो आपको घर में भी मिल सकता है, मार्केट में भी मिल सकता है। आपको मार्केट में कोई सबऑर्डिनेट होगा? मार्केट में कहां से हो जाएगा? घर में कोई सबऑर्डिनेट है? आप अपने घर में जाके अपने छोटे भाई को कह दोगे कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो सकता है अगर वो बलशाली हो तो वही आपको उल्टा दो हाथ लगा दे। ठीक है। तो जो ऑड है वो इसमें हो जाएगा फ्रेंड। बाकी तीनों जो हैं वो एक समूह का हिस्सा है, वो एक ऑफिशियल सेटअप का हिस्सा है। मैनेजर, कलीग, सबऑर्डिनेट, ये एक समूह का हिस्सा है जो कहाँ मिलता है? ऑफिस में मिलते हैं।
और जो दोस्त है वो कहीं भी मिल सकता है, आपको स्कूल में, घर में, सिनेमा हॉल में, मॉल में, कहीं भी मिल सकता है। अगले वर्ड पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या वर्ड दिया हुआ है? बी और ई, एम और पी, एल, जे, डब्ल्यू, जेड, के, एन। देखो सीधा सा हमको एक पैटर्न दिख रहा है, जो पहला वर्ड है और उसके बाद का जो वर्ड है उसके बाद में आता है, यानी कि बी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, एन पहले आएगा, पी उसके बाद में आएगा, के पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एन आएगा, डब्ल्यू पहले आएगा, जेड उसके बाद में आएगा। लेकिन यहां देखो पहले जे आएगा उसके बाद एल आएगा, यानी कि ये मामला गड़बड़ लिखा, क्योंकि एल के बाद में जे नहीं आएगा। एल जो है एल के बाद में जे नहीं आएगा, बी के बाद में तो ई आएगा, एम के बाद में तो पी आएगा, डब्ल्यू के बाद में तो जेड आएगा, के बाद में भी एन आएगा, लेकिन एल के बाद में क्या जे आएगा? अगर आप जाओ फिर से वर्ड में पढ़ डालो, एल के बाद में जे नहीं आएगा, एल के बाद में जे नहीं आएगा, जे जो है पहले आता है, एल बाद में आता है। ठीक है, अगर वहां पे जे इधर लिखा होता, एल उस तरफ लिखा होता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जे इधर लिखा होता, एल इधर लिखा होता, लेकिन आंसर में लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ एल जे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मामला गड़बड़ है, बाकी सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कहते हैं ना यू आर वियरिंग एक्सपेंसिव वॉच, आप एक महंगी घड़ी पहने हुए हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, चीप मतलब भी सस्ता होता है, रीजनेबल मतलब ये कहते हैं ना, रीजनेबल मतलब रीजनेबल प्राइस, हिसाब से लगा लो, मतलब एक 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 सही साधारण प्राइस। रीजनेबल मतलब एक सामान्य प्राइस, साधारण प्राइस, लेकिन उसका उल्टा आप देखो ना, कॉस्टली, कॉस्टली मतलब क्या? महंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, कॉस्टली, क्योंकि जो ऊपर के तीन वर्ड हैं वो समान है, समानांतर हैं। इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल, चीप, ये तीनों वर्ड जो हैं एक समान के हैं, और जो आखिरी का जो वर्ड दिया हुआ है कॉस्टली, वो वर्ड जो है बाकी से मिलता जुलता नहीं है। अगले सवाल को हमको ध्यान से देखना है। वाटर, वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। ऑयल क्या है? ऑयल एक लिक्विड है। शुगर क्या है? शुगर क्या है? शुगर सॉलिड है। और मिल्क क्या है? मिल्क भी लिक्विड है। मिल्क भी लिक्विड है, तो यहां पे ऑड क्या हो गया? ऑड है शुगर। ऑड क्या है? शुगर, क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो तरल है। बाकी तीन जो हैं, पानी भी तरल होता है, तेल भी तरल होता है, दूध भी तरल होता है, लेकिन क्या मीठा तरल होता है? मीठा तरल नहीं होता है, मीठा जो है ठोस होता है। अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एन है, पी है, सी है, ई है, जे है, एम है, एक्स है, जेड है, और क्यू है, और ठीक। आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एन देखिए कौन से शब्द पे है? एन से पी तक जाना है, एक एक कूदी मारेंगे, ओ को छोड़ के पी पे पा जाएंगे, यानी कि एन से 2 कदम चलेंगे तो पी पे आ जाएंगे। उसी तरीके से सी से 2 कदम चलेंगे तो ई पे आ जाएंगे। क्यू से 2 कदम चलेंगे तो क्यू से 2 कदम चलेंगे तो एस पे आ जाएंगे। देखो सी से भी 2 कदम चलेंगे तो ई पे आ गए थे हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से एन से 2 कदम चले थे तो एक
और यहाँ 2 कदम चले थे तो इस पे आ गए थे। एक्स से 2 कदम चलेंगे तो 2 कदम चलेंगे तो जेड पे आ जाएंगे, लेकिन जे से जब 2 कदम पे चलेंगे हम तो क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, एम आ रहा है, यानी कि 3 कदम चलना पड़ रहा है। एल से एम पे जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, 3 कदम चलना पड़ा। तो गड़बड़ कहाँ है, इसी ग्रुप में गड़बड़ है, जे और एम में गड़बड़ है, जे और एम में गड़बड़ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जे एम। आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ईयर, ईयर मतलब कान, कान कहाँ पे होता है, चेहरे पे होता है। आईज, आईज मतलब आँख, आँख कहाँ होती है, चेहरे पे होती है। नोज मतलब नाक, नाक कहाँ होती है, चेहरे पे होती है। लिप्स, लिप्स मतलब होंठ, होंठ कहाँ होता है, चेहरे पे होता है। टोज, टोज मतलब टखना, पैर का टखना, पैर का टखना, ये कहाँ होगा, फुट में होगा, यानी पैर में होगा। तो बाकी सारी चीजें जो दी हुई हैं वो चेहरे की दी हुई हैं, और जो टोज दिया हुआ है वो पैर की दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोज, क्योंकि नाक चेहरे पे है, आंख चेहरे पे है और होंठ चेहरे पे है, लेकिन जो टोज है आपका वो कहाँ पे है, वो पैर में है। तो यहाँ पे वो अनफिट हो जाएगा, मिसफिट हो जाएगा। कितने देर की वीडियो होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्प में से असंगत है। असंगत क्या है इसमें से, आइए देखते हैं। राइस जो है चावल होता है, बनाना, कुकीज और पानी। देखिए इसमें, देखिए सीधी सी बात है, ये तीनों चीजें क्या है, सॉलिड है, ठोस। वाटर क्या है, द्रव्य है। वाटर क्या है, वाटर जो है द्रव्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, क्योंकि बाकी तीनों चीजें देखिएगा आप तो ठोस है। चावल क्या होता है, ठोस होता है। बनाना क्या होता है, ठोस होता है। कुकीज क्या है, कुकीज मतलब बिस्कुट, कुकीज मतलब क्या होता है, बिस्कुट, कुकीज मतलब बिस्कुट होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ए डी एम पी एस यू वी वाई और एल ओ। आइए देखते हैं। ए से 3 कदम आगे बढ़े तो डी पे पहुंच जाएंगे। एम से 3 कदम आगे बढ़े तो पी पे पहुंच जाएंगे। एल से 3 कदम आगे बढ़े तो ओ पे पहुंच जाएंगे। वी से 3 कदम आगे बढ़े तो वाई पे पहुंच जाएंगे। और लेकिन एस से अगर 3 कदम आगे बढ़े तो वी पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचना कहाँ है, यू पे पहुंचना है और +2 होगा। समझ में आया। तो गड़बड़ कहाँ पे है, एस और वी में गड़बड़ है हमारी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एस यू। अगर यहीं पे एस और वी दिया हुआ होता, वी दिया होता वी, तो आंसर सही हो जाता हमारा। अब देखिए कुछ अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, इसमें से सही वर्ड पूछा है कि कौन सा जो है एक अलग है। देखिए इंजीनियर क्या है, इंजीनियर एक पेशा है, क्या है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। आप क्या पूछते भाई आप पेशे से क्या है, आप कहते हो अब मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। क्या है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर एक पेशा है, प्रोफेशन है। ऑडिटर क्या है, जो आदमी ऑडिट करता है, यानी सीए। सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुना है ना आपने, जो आईटीआर फाइल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो आप कहते हैं कि भाई आप पेशे से क्या हो, तो आप कहोगे कि भाई मैं पेशे से एक ऑडिटर हूं, मैं क्या करता हूं, ऑडिट करता हूं। तो ऑडिटर होना क्या है, एक पेशा है। बैचलर की हिंदी क्या होती है, कुंवारा।
क्या कुंवारा होना एक पेशा है? कुंवारा होना एक पेशा नहीं है, कुंवारा होना एक मजबूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैचलर। ठीक है, बाकी तीन जो दिए हुए शब्द हैं वो किसी पेशे की ओर इशारा करते हैं, लेकिन जो बैचलर है वो एक मजबूरी यानी वो एक अवस्था की ओर इशारा करता है। मजबूरी तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है, वो एक अवस्था की ओर इशारा कर रहा है। वो अवस्था जैसे कि आपका बचपना होता है, उसी तरीके से आप कुंवारे होते हैं, फिर आप वैवाहिक जीवन में जाते हैं, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य में जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग आश्रम होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसकी हिंदी हमको अगर जान जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेयर मतलब क्या होता है? कहते नहीं है मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, मेरे काम में दखल मत दो या हस्तक्षेप मत करो। तो इंटरफेयर मतलब क्या होता है? दखल देना, दखल देना। इंट्रूड, इंट्रूड मतलब कहां पे आया? इंट्रूडर। कहते नहीं है 5 इंट्रूडर पकड़े गए, 5 घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठ करना, इंट्रूड मतलब घुसपैठ करना, घुसपैठ करना। ठीक है, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। इंटरवेन मतलब इंटरवेंशन मतलब दखल देना। जैसे कहते हैं नहीं है द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन इन द मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, दखल देना। इग्नोर, इग्नोर मतलब पीछे हटना या अवॉइड कर देना या दखल ना देना। कहते नहीं है कि आपने तो बिल्कुल मेरे मामले को इग्नोर कर दिया, आपने तो मेरे मामले में दखल ही नहीं दिया। यानी कि जो सबसे अजीब वर्ड है वो कौन सा है? इग्नोर। बाकी सारे मामले वर्ड जो हैं वो इशारा कर रहे हैं दखल देना, घुसना, परेशान करना, जो है इंटरफेयर करना, ठीक है, या घुसपैठ करना। लेकिन इग्नोर मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना, दखल ना देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, इग्नोर। अगला वर्ड देखते हैं, सपोर्ट मतलब क्या होता है? सहारा देना, सहारा देना। हेल्प मतलब मदद करना, एड मतलब भी मदद करना होता है। फर्स्ट एड होता है ना, स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स लिखते हैं, सबसे पहले जो मदद के लिए जो डब्बा उठाया जाए अगर आपको चोट लग जाए तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। हर्ट मतलब क्या होता है? चोट लगाना या दुख देना, परेशान करना। तो सब सारे वर्ड जो है मदद की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो डी वर्ड है वो हर्ट जो है वो चोट देने की बात कर रहा है। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, हर्ट करना। ठीक है, ये आज के 30 क्वेश्चन थे। बहुत ही आसान सा एक सेक्शन था। इसमें आपको मेरे ख्याल से अगर कोई परेशानी आपको सामने आएगी तो परेशानी आएगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हिंदी मीडियम की परेशानी आएगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको व्यवहारिकता से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमारे जो नए वीडियो आते हैं उसके आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एक अच्छा तैयारी आपकी बनी रहे, चलती रहे। आपकी यूपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कई जनरेशन में एक बार आती है, यकीन मानिए इस बात को। उसका आप लाभ उठाने से वंचित बिल्कुल ना रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।